बिहार एसएससी का टेस्ट नंबर 143 का साइंस का क्वेश्चन दिखेगा 51 से, यानी 51 में आपका क्वेश्चन है 51 में आपका क्वेश्चन है डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा होती है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा होती है। तो सबसे पहला होता है कि डीएनए मुख्य रूप से उपस्थित कहाँ होता है, तो कहेंगे केंद्रक में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। और डीएनए मुख्य रूप से जो बने होते हैं वो किसका बना होता है, तो पहला जो होता है वो नाइट्रोजिनस बेस होता है। नाइट्रोजिनस बेस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस होता है ना। दूसरा क्या होता है आपका? पेंटोज शुगर होता है। क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है। कहने के मीन्स इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 होती है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होता है इसमें? 5 होता है। तीसरा जो होता है वो फॉस्फेट होता है। क्या होता है आपका? फॉस्फेट होता है ना, फॉस्फेट होती है। तो मुख्य रूप से देखा जाए कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है, तो डीएनए का निर्माण जो होता है वो नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से होता है। नाइट्रोजिनस बेस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। नाइट्रोजिनस बेस को अगर देखा जाए तो नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। पहला होता है नाइट्रोजिनस बेस 2 प्रकार के कौन कौन होता है बताइए? नाइट्रोजिनस बेस में देखेंगे कि 2 प्रकार के होता है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरेमिडिन। क्या होता है? पायरेमिडिन होता है। एक प्यूरिन और दूसरा पायरेमिडिन। प्यूरिन 2 प्रकार के होता है, एक एडानिन और दूसरा गुआनिन। पायरेमिडिन 2 प्रकार का होता है ना। कौन कौन होता है? साइटोसिन और थाइमिन, है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि पेंटोज शुगर एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम 5, तो यहाँ पर कह दिया कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा किस प्रकार की होती है, तो पेंटोज, जाइलोज, हेक्सोज, हेप्टुलोज। हेक्सोज मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, हेप्टुलोज मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम 7, लेकिन पेंटोज मीन्स से होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितना प्रेजेंट है? 5 है। तो पेंटोज कह दिया, आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 में कह रहा है कार्बन एक। कार्बन क्या है? सबसे पहला कि कार्बन एक यौगिक है, एक अधातु है, एक उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन क्या है? एक अधातु है, धातु नहीं है ना। धातु कौन कौन सा ग्रुप का होता है? फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ये सभी क्या है? मुख्य रूप से धातु में आते हैं। लेकिन कार्बन जो है आपका क्या है? तो अधातु है। नेक्स्ट पॉइंट, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य करता है, तो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? यानी आपका Q दे दिया है। Q कितना दिया है आपका? 20 कूलम। 20 कूलम दिया है ना। कितना दिया है? 20 कूलम दिया है। और क्या दे दिया है आपका? जूल, वर्क डन दे दिया है। वर्क डन 2 जूल दे दिया है। कितना दे दिया है? 2 जूल दे दिया। और कह रहा है बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है? बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है। तो क्या होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं V बराबर होगा विभवांतर के लिए VW/Q। ठीक है। W क्या है आपका? ये जो वर्क डन है, वर्क डन कितना है? 2 जूल है। और Q का मान कितना आपका? 20 है ना। इसका मीन्स कि 1/10 होगा, यानी बराबर कितने के होगा? तो 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट के बराबर होगा, है ना।
तो आंसर आपका 1 × 10⁻1 है आंसर ना। ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी नहीं होगा, आंसर क्या होगा आपका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दांत का डॉक्टर का दर्पण होता है, कैसा होता है? उत्तल, अवतल, समतल, बेलनाकार? किस प्रकार का होता है? अवतल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों को कक्षा को बांध रखने वाला बल कहते हैं, है ना। जो अपनी कक्षा पर ग्रह घूमते रहता है तो किसके कारण घूमते रहता है? स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। तो आंसर क्या होगा आपका? गुरुत्वीय बल के कारण। आंसर गुरुत्वीय बल के कारण होगी, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? यानी ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? आपका क्षय मिस होता है टीबी, है ना, काली खांसी, हैजा। नेक्स्ट है आपका काली खांसी, टेटनस, चेचक। नेक्स्ट है काली खांसी, डिप्थेरिया, चेचक। क्या होगा आपका कि काली खांसी, डिप्थेरिया, चेचक। नेक्स्ट है काली खांसी, टेटनस और डिप्थेरिया। तो आंसर होगा काली खांसी, टेटनस और डिप्थेरिया, है ना। आंसर आपका डी होगा। टेटनस को और कौन सा नाम से जाना जाता है? तो इसे धनुष टैंकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुष टैंकर भी कहते हैं और लॉक जा भी कहते हैं, है ना। जो टेटनस से जो ग्रसित होता है जो व्यक्ति, उसका जा जो है लॉक हो जाता है और साथ साथ में उसका शरीर धनुष के जैसा बन जाता है, इसलिए इसे धनुष टैंकर भी कहा जाता है। तो आंसर आप डी मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा, नीला थोथा, कास्टिक सोडा, सिंदूर। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? तो व्यापारिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। वो कौन सा सोडा होता है? तो धोने का सोडा होता है। आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, तो Na2 हो जाएगा, CO3, है ना। आंसर ए हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे क्या किया था? परिसंचरण तंत्र को दिया था। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड का सर्कुलेशन होती है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने, और उन्होंने परिसंचरण तंत्र का दिया था। बीच वॉइस में आपका हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना एक जेनेटिक से रिलेटेड है और जेनेटिक कोड का सबसे पहले जो दिया था हरगोविंद खुराना ने दिया था। नेक्स्ट आपका लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर क्या किया था? पाश्चराइजेशन, जो दूध को 65 से 70 डिग्री पर 15 से 30 मिनट तक गर्म किया जाता है ना, उसी को पाश्चराइजेशन करते हैं। और सबसे पहले कौन दिया था? वो लुईस पाश्चर ने दिया था। एफ वेंटिंग। एफ वेंटिंग क्या किया था भाई? वेंटिंग ने, फ्रेडरिक वेंटिंग नाम है इसका। क्या नाम है? फ्रेडरिक वेंटिंग नाम है। और इन्होंने दिया था, इंसुलिन का डिस्कवर किया था। किसका? इंसुलिन का। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? तो आपका इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? तो पैंक्रियास से, है ना। पैंक्रियास के अंदर एक ग्रंथि होते हैं जिसे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह का सेल पाया जाता है। कौन कौन? अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, है ना। तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ पर इंसुलिन का डिस्कवर सबसे पहले कौन किया था? फ्रेडरिक वेंटिंग ने किया था। तो आंसर अगर देखा जाए कि जेनेटिक कोड आपको कह रहा है, तो जेनेटिक कोड का हम लोग क्या मारेंगे? डी मारेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी क्लोरीन में मिलाई जाती है। सबसे पहला क्लोरीन युक्त पानी हल्का होता है, एकदम एक गलत बात है ना। दूसरा कह रहा है क्लोरीन युक्त पानी रोगों के कीटाणुओं से मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है। क्लोरीन युक्त पानी रोग कीटाणुओं से मुक्त होता है। नेक्स्ट है क्लोरीन मिलने से पानी का स्वाद अच्छा हो जाता है। ये सभी ऐसा कुछ नहीं होता है। आंसर होगा क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, इसलिए
क्लोरीन को हम लोग मिलाया जाता है। नेक्स्ट आपका हेमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न होता है। हेमोफीलिया एक क्या है? आनुवांशिक विकार जो क्या करता है? उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है भाई? हेमोग्लोबिन के स्तर की कमी करने के लिए, इससे हेमोग्लोबिन का कोई लेना देना नहीं। रूमेटिक हृदय यानी हृदय से कोई लेना नहीं। WBC की कमी कोई नहीं लेना। ये रक्त के स्कंदन से रिलेशन होता है इसका। हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो रक्त को थक्का नहीं जमने देता है। सबसे पहले ये जो देखा गया था, इसे कहा जाता है रॉयल डिजीज। क्या कहा जाता है? रॉयल डिजीज। ये कहा? ब्रिटेन के महारानी को सबसे पहले देखा गया था, है ना? ब्रिटेन के महारानी में सबसे पहले ये बीमारी देखा गया था, एलिजाबेथ, है ना? तो आंसर आपका इस तरह से होगा कि हेमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न होता है। तो क्या के लिए होता है? तो रक्त स्कंदन ना होने, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बी। 61 में दूध की दात किस आयु तक गिर जाता है ना? 12 वर्ष, 16 वर्ष, 19 वर्ष और 10 वर्ष। पहला के दांत को जब देखेंगे हम लोग, ये जो दांत है ना, कितना हम लोग में होता है? वयस्क में अगर पूछेगा इसकी संख्या कितनी होती है? इसका एक डेंटल फॉर्मूला आता है 21 23 बाई 21 23 इंटू 2 इक्वल टू 32। क्यों? क्योंकि अपर दो जा होती है, लोअर जा, अपर जा। अपर जा में यहां से लेकर के यहां तक के निरूपित किया जाता है। तो ये होता है आपका इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना? तो 2 1 3 2 5 3 8 8 इंटू 2 16 ऊपर में और 16 नीचे में, इसलिए टोटल क्या क्या है आपका? 32। यही अगर बच्चों में कहा जाता है कि मिल्क टीथ, क्या कहते हैं? दूध दांत, है ना? दूध के दांत। अगर आपको ये कहा जाए कि दूध के दांत, है ना, दांत बच्चों में, इसमें बच्चों में कितना होता है भाई? तो 20 होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 20 होता है। और ये क्या होता है? दोबारा फिर रिपेयर होता है ना? टूटता है, रिपेयर होता है। तो मैक्सिमम जो है 16 वर्ष के एज में ये दांत क्या होता है? कंप्लीटली टूट करके फिर नया दांत आता है। ठीक है? अब 16 वर्ष के। अब ऐसे अगर कहा जाए कि दांतों की संख्या कितनी होती है वयस्क में, तो 32, बच्चों में कितना? 20। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दूध से दही जमना कौन सी जीवाणु के काम है? पहला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दूसरा एजिटोबैक्टर जीवाणु, तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस और चौथा है क्लोस्ट्रिडियम, है ना? तो देखिए क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई, एक नाम होता है क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई से टेटनस होता है। क्या होता है? इसे टेटनस होता है ना? क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई से। एजिटोबैक्टर जीवाणु क्या करता है? एजिटोबैक्टर जीवाणु मुख्य रूप से दलहनी पौधे में होते हैं और ये क्या करता है? उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु, ये भी जीवाणु है। ये भी क्या है आपका? स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु, ये भी जीवाणु है। और ये जीवाणु कैसा जीवाणु है आपका? निमोनिया। इससे क्या होता है? निमोनिया होता है ना? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है? दूध से दही जमता है। तो आंसर आपको ए मारना है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न तत्व है और न यौगिक? तो जल एक यौगिक है क्योंकि जल का सूत्र H2O होता है और ये फिक्स रेशियो में होती है। पारा एक तत्व है, पारा Hg को कहते हैं, तो पारा एक तत्व है। सोडियम क्लोराइड NaCl जो नमक होता है, ये भी क्या है? एक यौगिक है। लेकिन वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित में से कौन सा न तत्व है और न यौगिक है? तो आंसर इस प्रकार हम लोग डी मारेंगे। अगला क्वेश्चन,
64 में निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है ना? सबसे भारी गैस कौन होता है? सबसे भारी गैस रेडॉन। सबसे भारी गैस अगर पूछे तो क्या मारेंगे? रेडॉन। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस कहेगा तो क्या? हाइड्रोजन, है ना? सबसे भारी गैस रेडॉन, है ना? और आपका दे दिया है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर उसको कहते हैं जो क्या? अजनबी। स्ट्रेंजर होता है ग्रीक वर्ड में, अजनबी होता है, और वो जिनोन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिनोन को। जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है ना? लेकिन आप देखिएगा ऑर्गन हो, नियोन हो, जिनोन, ये सभी किसके हैं? तो अक्रिय गैस है। ये सभी क्या है? अक्रिय गैस है। लेकिन ये स्ट्रेंजर वर्ड से हम लोग किसको जानते हैं? जिनोन को जानते हैं। आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं होता है? तो ध्वनि के संचरण के लिए क्या होना चाहिए आपका? कोई न कोई माध्यम होना चाहिए, है ना? बिना माध्यम का ध्वनि संचरण नहीं होता है। तो मुख्य रूप से हम जानते हैं कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो अगर माध्यम चाहिए तो माध्यम ठोस हो, गैस हो, है ना, या द्रव्य हो, सभी में क्या होता है? ध्वनि का संचरण होती है। सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, और सबसे कम कहाँ होता है? गैस में होता है। आपसे क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं होता है? इस्पात, और ये सब में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस्पात में ध्वनि का संचरण होगा, उसके बाद जल में होगा, इसके बाद आपका दे दिया है तेल और वायु, है ना? तो तेल में भी होता है, तेल भी एक द्रव्य है, उसमें भी होता है ना? तो लेकिन एक क्वेश्चन के अनुसार से हमको लग रहा है कि चॉइस चारों में नहीं दिया है, इसमें एक निर्वात बना लीजिए। जो आंसर दिया गया है वहां पर मान लिया कि आंसर आपका सी है, तो ये सी नहीं होगा, इसका नाम क्या कर लीजिए आप? निर्वात कर लीजिए। क्या कर लीजिए? निर्वात कर लीजिए, आपका आंसर तब सी होगा। इस्पात तो क्या होगा? इस्पात में सबसे अधिक होता है, उसके बाद हाँ जल में, तेल में, है ना, वायु में सबसे क्या होगा? कम होगा, और निर्वात में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, हार्मोन जो पित्ताशय को संकुचन में मदद करता है ना? कौन सा हार्मोन है जो पित्ताशय के संकुचन में क्या करता है? मदद करता है। पित्ताशय के संकुचन, पित्ताशय कहाँ रहता है भाई? तो हम लोग के पास देखिएगा जो लीवर होता है ना, लीवर से बाइल जूस निकलता है। ये लीवर से क्या निकलता है आपका? बाइल जूस निकलता है, और ये बाइल जूस जाकर के कहाँ? पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है ना? और ये पित्ताशय में जो जमा होता है ना, इसको, इस पित्ताशय को जब संकुचन करता है, तो संकुचन करने के लिए उसको एक्टिवेट करने का कार्य कौन करता है? कौन सा हार्मोन करता है? तो कोलिसिस्टोकाइनिन करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन कहाँ से निकलता है? तो ड्यूडेनम से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ड्यूडेनम से निकलता है, और वो जाके एक्ट करता है किस पर? पित्ताशय पर, और पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, वो जो कहाँ जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। सेक्रेटिन भी क्या है? एक हार्मोन है। सेक्रेटिन भी एक हार्मोन है जो क्या करता है आपका? पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है, और वहां से भी पैंक्रियाटिक जूस निकलता है ना? तो ये किस पर एक्ट करता है? पैंक्रियाज पर। गैस्ट्रिन क्या है? तो गैस्ट्रिन क्या है? तो एक प्रकार का ये भी हार्मोन है। ये कहाँ से निकलता है? तो स्टोमक से, है ना? ग्लूकागोन क्या है? तो ये भी एक हार्मोन है। ये स्रावित होती है कहाँ से? इंसुलिन स्रावित कहाँ से होता है? तो पैंक्रियाज से। किससे? पैंक्रियाज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, दूर के वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ना? दूर के वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप क्या है? तो
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा माइक्रोस्कोप, ये क्या कहता है? इसको कहते हैं सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या करता है कि जो क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है किसी पदार्थ को, तो उसकी क्या करता है? ऊंचाई एवं कोण को मापता है। किसके द्वारा? सेक्सटेंट के द्वारा, है ना। और यहां पर आपका क्या है? बाइनोकुलर दूरबीन, यानी दूरबीन क्या करता है? तो दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें भारी पानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का खोज किया? किसने भारी पानी का खोज किया? कौन किया था भाई? तो हेनरिक हर्च, H.C. उरे, जी मेंडल, जोसेफ प्रिस्टले। तो जोसेफ प्रिस्टले तो ऑक्सीजन का डिस्कवर किया था ना। किसका किया था? ऑक्सीजन का। और उरे साहब ने किया था भारी जल का, है ना। और मेंडल क्या किया था? अनुवांशिक का सिद्धांत दिया था, है ना। अनुवांशिक का सिद्धांत किसने दिया था? जो ग्रेगर मेंडल ने दिया था, है ना। इस प्रकार आंसर देखा जाए तो आंसर इसका क्या होगा? बी होगा, H.C. उरे। अगला क्वेश्चन 69 में, कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है ना। तो अमोनिया, अमीनो अम्ल, यूरिया, यूरिको अम्ल, है ना। जैसे अमोनिया, अमोनोटेलिक, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। हम लोग जो यूरिया सिक्रीट करता है उसे यूरियोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक कहते हैं। और यूरियोटेलिक के अंतर्गत जैसे स्तनधारी, यानी कहने की मैमेलिया, जितने मैमेलिया है ना, सभी का सभी क्या है? यूरियोटेलिक है। यूरिक अम्ल कौन देता है? जो यूरिक एसिड से, यूरिकोटेलिक, इसका नाम है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक किसको कहते हैं? जो यूरिक एसिड को सिक्रेट करे। और यूरिक एसिड का सिक्रेट कौन करता है? तो इंसेक्ट करता है। कौन करता है? इंसेक्ट करता है और बर्ड करता है, चिड़िया, है ना। इसे यूरिकोटेलिक कहते हैं। अमीनोटेलिक जो अमीनो एसिड का सिक्रेट करे। क्या करे? अमीनो एसिड का सिक्रेट करे, है ना, उसे अमीनोटेलिक कहते हैं। अमोनोटेलिक, अमोनिया जो अमोनिया का सिक्रेट करे उसे अमोनोटेलिक कहते हैं। तो ये सभी लोअर ग्रेड ऑर्गेनिज्म में होता है। और ये आपका यूरिया में ऑल मैमल्स आ जाता है। यूरिक अम्ल में क्या आ जाता है? आपका इंसेक्ट और बर्ड्स आ जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन था कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो कीट किसके अंतर्गत आ गया? यूरिक अम्ल का। आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, निर्वात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच में संबंध बताइए, है ना। है? तो इसमें क्या होता है कि v बराबर जो होता है, v बराबर होता है c बाई म्यू। v बराबर c बाई म्यू। c क्या होता है? चाल होता है, यानी लाइट का चाल, प्रकाश की चाल c से निरूपित करते हैं। और म्यू क्या है? जिस माध्यम में जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। म्यू सबसे अधिक किसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो किसका होता है? हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वहां पर वेलोसिटी क्या होगा? सबसे कम होगा। जिसका म्यू का मान अधिक होगा तो वेलोसिटी का मान क्या होगा? कम होगा। जिसका म्यू का मान कम होगा वेलोसिटी का मान अधिक होगा, है ना। तो म्यू का मान जो हवा में देखते हैं तो म्यू का मान 1 होता है। इसलिए हवा में के माध्यम में यानी लाइट की वेलोसिटी सबसे अधिक होती है। इसके अलावा जल में, कांच में कम होता है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग 180 है। यदि चंद्रमा और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल F हो
तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होगा, है ना। तो कितना होगा भाई, चंद्रमा का दरम्यान पृथ्वी के दरम्यान के लगभग 181 है, यानी जितना चंद्रमा का दरम्यान है, कितने के दरम्यान है, तो पृथ्वी के दरम्यान से 1/81 है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो पृथ्वी पर चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, F/81 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये होगा। इसको हम लोग इस सूत्र से निकाल सकते हैं, A बराबर G(m1 × m2/r² से, है ना। इसके इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड मान के रेशियो ले लेना है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शांत जलाशय में प्लास्टिक की नाव पलवन कर रही है। अब यदि पत्थर का एक टुकड़ा फेंककर पानी में विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है तो क्या होगा, यानी वो क्या होगा, आगे बढ़ेगी, पीछे बढ़ेगी, हटेगी, अपने स्थान पर नीचे डूब जाएगी, अपने स्थान पर ऊपर नीचे होगी, है ना। आगे पीछे जो होता है अपने स्थान पर होते रहते हैं, यानी ऊपर नीचे होते रहता है। इसका आंसर आपका सटीक होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता द्रव उच्च तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है, बताइए। कौन चढ़ता है, जल तो ऐसा नहीं होता है, पेट्रोल ये भी नहीं होता है। द्रव्य हीलियम और नाइट्रोजन, द्रव्य नाइट्रोजन, द्रव्य हीलियम और क्या है, द्रव्य नाइट्रोजन, कौन होगा, द्रव्य हीलियम या द्रव्य नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होगा किधर, ये आपका हीलियम होगा, जल्दी बोलिए, यानी नाइट्रोजन ही होगा। आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन की सतह ध्वनि के स्रोत की न्यूनतम दूरी कम से कम कितना दूरी होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए, तभी स्पष्ट सुनाई देगा, अन्यथा सुनाई नहीं देगा। अगला क्वेश्चन, कीट निम्नलिखित से संबंधित है, कीट किससे संबंधित है, पोरीफेरा, पोरबियरस, पोरबियरस किसमें, स्पॉन्ज होता है, इसके अंतर्गत कौन आता है, स्पॉन्ज आता है। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत कौन आता है, हाइड्रा, ओबेलिया, फेसियोला, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। लेकिन कीट किसके अंतर्गत आता है, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ी फाइलम तो आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ी क्लास तो इंसेक्टा, यानी इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। इंसेक्टा एक क्लास है ना, आर्थ्रोपोडा क्या है, एक फाइलम है, क्या है, एक फाइलम है। तो अब यहाँ क्वेश्चन आपका पूछ दिया कि कीट किसके अंतर्गत आता है, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है ना। और है इसका क्वेश्चन नहीं है, चलिए ठीक है।